नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे 28 नवंबर का मार्केट रिव्यू। पिछला वीकेंड अच्छा गया था, एनालिसिस भी अच्छी थी। इस बार देखते हैं क्या होगा। उससे पहले कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। एसएनपी एसएनपी जंप कर सकता है, एसएनपी 500 जंप कर सकता है 5000 तक नेक्स्ट ईयर, ये कहना है आरबीसी कैपिटल मार्केट का। इसके अलावा जो अगर एक और आर्टिकल देखते हैं, यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि एसएनपी 500 5000 के लेवल रीच कर सकता है। ये तो एंड में 2024 यानी अगले साल 2024 के एंड से पहले ही। अगर हम मार्केट देखें, एस&पी कहाँ पर है इस समय, 4553 पर है, तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गया है। यहाँ से इसको थोड़ा सा और 500 पॉइंट मूव करना है। याद रखिएगा, एस&पी छोटा इंडेक्स है। जब 5000, अगर इसको 500 पॉइंट मूव करना है 5000, तो उसमें भी काफ़ी स्कोप भी है और काफ़ी बड़ी वैल्यू भी है। 10% का अभी भी हमको वैल्यू इसमें क्लियरली दिख रही है। तो अगर मार्केट को मूव करना है तो एस&पी को मूव करना है तो बड़े प्लेयर्स मूव होंगे। मार्केट में एक बुल रन आने के चांस अभी शो हो रहे हैं। हमें अभी बुल रन को ट्रैक नहीं करना है, हमको देखना है रीसेंट वीक। ये वीक आखिरी वीक है नवंबर का, और एक दिन की छुट्टी के बाद छोटा वीक होगा, और इसी वीक में मंथली एक्सपायरी, याद रखिए बड़ी एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी जो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की थर्सडे को ही होती है, तो ये मत सोच लेना कि वेडनेसडे को ही होती है। निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है। निफ्टी ने मूव नहीं किया है। हमने 15 मिनट के कैंडल्स पे भी पिछली बार देखा था कि बहुत ही कर्टेल्ड मोमेंट है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट बहुत छोटी है। धीरे-धीरे करके एक रेंज में फँसा हुआ है। आप इसको देखो, अगर यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो आप देखोगे कि पहले भी इस लाइन पर इसने कई बार रेजिस्टेंस लिया है। तो इतना आसान नहीं है उस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को बीट करना, जहाँ पहले भी कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है। ये आप देख रहे हो 19840 पर है। हम ऑप्शन चेन के थ्रू देख सकते हैं कि कहाँ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी 30 नवंबर, याद रखिए इस मंथली एक्सपायरी है। अगर हम स्क्रॉल करें 800 के, अगर हम करंट प्राइस देखें तो 794 यानी 19800 के आसपास क्लोज हुआ था। और लेफ्ट साइड में कॉल्स होती हैं, तो अगर आप कॉल्स देखें तो 800 के लेवल पर ही 1,62,000 का ओपन इंटरेस्ट है। अब 8,500 पे ऑलमोस्ट 1 लाख है। 19,900 पे आप देखोगे 1,65,000 है। उसके बाद आप 2,000 20,000 पे भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,63,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जो इस लेवल पर है लेफ्ट साइड में, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ इसको मिलेगा। सपोर्ट किधर है देखिए, 19,800 पर ही एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर आप ध्यान दो तो 19,800 के ही लेफ्ट और राइट में आप देखो तो 162 1,62,000 और 1,53,000, तो दोनों ही तरफ की डायरेक्शन जो है वो आके लॉक हो गई है 19,800 पे। तो 19,800 के पास ही अगर एक्सपायर कर गया तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। मेरा अभी भी गेस है कि 19,800 से 19,900, और बहुत हुआ तो दो 20,000 के नीचे ही एक्सपायर करेगा इस वीक में। लेकिन आगे चल के ऐसी मूवमेंट आएगी। कल ये मार्केट ओपन होगा, उसके बाद ऑप्शन चेन के डेटा बदलेगा, ओपन इंटरेस्ट बदलेगा, और फिर एक आपको इंटरेस्ट चेंज मिलेगा, और आप देख सकोगे कि शार्प मूवमेंट भी होगी। इससे बेटर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन करें, क्लोजिंग प्राइस कितनी है 43,769, तो आप देखोगे कि सपोर्ट कहाँ है हमारे पास, आप रेजिस्टेंस कहाँ है हमारे पास, तो 43,800 पर ही आप देखिए 1,18,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 44,000 पे रेजिस्टेंस है, 44,200 पर है। लेकिन इसके उल्टे आप सपोर्ट देखो, आप राइट साइड में पुट ऑप्शंस में आ जाओ, तो आप देखो कि सपोर्ट कहाँ है, 700 पे सपोर्ट है, 600 पे सपोर्ट है, 500 पे सपोर्ट है, बड़े-बड़े सपोर्ट्स हैं। तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ जो है रेजिस्टेंस जो है वो थोड़े-थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं, कम हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट काफ़ी है, तो निफ्टी बैंक ऊपर मूव कर सकता है और निफ्टी स्ट्रगल कर सकता है वहीं पर। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ कर रखी है, हो सकता है कि इसी के आसपास वो क्लोज करे, 840 के आसपास ही। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के पास अभी भी स्कोप है, 43,933 या 44 के आसपास भी स्कोप जा सकता है, क्लोज जा सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर निफ्टी को मूव करना है तो रिलायंस को मूव करना पड़ेगा। रिलायंस के हम स्विंग में पहले से ही हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे, पॉजिटिव चार्ट है। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी को मूव करना है तो हम एसबीआई के साथ जाएँगे। अगर एसबीआई में हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर दें, एक लाइन ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर इसने को ब्रेक किया, इसने रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे चला गया। यहाँ से रेजिस्टेंस भी सपोर्ट, देखिए मॉर्निंग स्टार बनाया, फिर देखिए यहाँ विक टच हुई, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे गया, काइंड ऑफ टूटा फूटा मॉर्निंग स्टार बनाया। उसके बाद वापस गैप डाउन हुआ यहाँ पे और वापस यहाँ आ गया।
तो एक अच्छा स्विंग हो सकता है एसबीआई में अगर ये ऊपर की तरफ गया, तो पहला टारगेट क्या होगा हमारा? पहला टारगेट होगा हमारा 586 के आसपास का। अगर आप स्विंग करना जानते हो, स्विंग आता है आपको, वेल गुड, नहीं आता तो आप इसको छोड़ देना। एसबीआई एक अच्छा बैंक है, काफ़ी फ़ेमस बैंक है और भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगला देखो कि टारगेट आपका कहाँ आ रहा है, वो ऑलमोस्ट 600 603 के आसपास आ रहा है और अगर अपने रिसेंट टाइम 52 वीक हाई के पास गया, तो आराम से 621 पे जा सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी को हमें प्ले करना है, तो हम एसबीआई के थ्रू जाएँगे और निफ्टी को प्ले करना है, तो हम रिलायंस के थ्रू जाएँगे। इसके पास हमारे पास हैवेल्स है, हैवेल्स का आप देखोगे तो रीसेंट सपोर्ट से इसने बाउंस किया था, लेकिन बाउंस करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट में सेलिंग आ गई, हल्का-सा नीचे आया। फिर देखिए विक आपको बड़ी दिखाई दे रही, तो एक बाइंग इंटरेस्ट हल्का-सा जुड़ा है। तो कल अगर हैवेल्स ऊपर की तरफ जाएगा, तो बहुत शॉर्ट टर्म पे अगर आपको टारगेट देखना होगा, तो आप शॉर्ट टर्म पे कहाँ टारगेट देखोगे? तो शॉर्ट टर्म पे स्विंग के लिए हमारे पास 1360 का टारगेट है, अभी 1294 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट का स्विंग आपको पहले मिलेगा, उसके बाद आगे चल के और भी मिलेगा। हैवेल्स के साथ इश्यू क्या है कि बहुत स्ट्रगल कर रहा है, इसके जो कंपीटिटर्स हैं, पॉलीकैब दुगना हो गया है, आरआर केबल जो बहुत पीछे से आया था, वो भी ऊपर चला गया है, जो नई लिस्टिंग थी प्लाज़ा वायर्स वो भी चला गया है, सब आगे बढ़ चुके हैं, केईआई केबल्स भी बढ़ चुका है, सिर्फ पीछे रह गया हैवेल्स। तो अगर आप हैवेल्स में मूवमेंट आई तो एक हल्का-सा स्विंग तो आ ही सकता है, इसको हम अपने ट्रैक में रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास एसीआई था, एसीआई हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, सपोर्ट पे था, मैंने बाय भी किया था। अगर आपने बाय नहीं किया है तो अ, आप सोच समझ के बाय करिएगा, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में जितने भी लेवल डिस्कस हो रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, वो एक सपोर्ट लेवल ढूँढने के बेसिस पर है ताकि उसके बेसिस पर आप अपनी एनालिसिस कर पाओ या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करो, तो आपको पता रहे कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कोई आपको बेसिकली बेवकूफ़ ना बना पाए। तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करिएगा, एनएसई कहता भी है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आर्किन केमिकल में हम अभी भी स्विंग में हैं, ऊपर की तरफ आराम से जा सकता है। आर्किन केमिकल में खूबसूरती क्या है कि जब ऊपर जाता है, तो गोली से ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो उतनी ही तेज़ी से नीचे आता है। लेकिन जब कंसोलिडेशन करता है, तो इतनी सुस्ती दिखाता है कि आप भी ऊब जाओगे। तो देखोगे जब मूवमेंट है इसका, वो अप की तरफ शार्प, डाउन की तरफ शार्प और कंसोलिडेशन देखिए आप, ऊपर की तरफ, चाहे नीचे की तरफ, बहुत ही सुस्त कंसोलिडेशन होता है। तो अगर इसमें मोमेंटम है, वॉल्यूम दिख रही है हमको, सपोर्ट से जंप किया है, अच्छा प्ले हो सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप देखो एलआईसी में, तो काफ़ी अच्छा बाय था। अब इसमें आप मत जाना, अगर आपको कुछ कोई बोल रहा है एलआईसी में आप जाओ। एलआईसी में बाय करने का रीज़न क्या था लोगों का? क्योंकि एनबीएफसी से लोग हट रहे हैं, क्योंकि कस्टमर जो क्रेडिट ग्रोथ है वहाँ पे आरबीआई कह रहा है कि वहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करिए। तो एलआईसी में चले गए। एलआईसी के अलावा आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस देखोगे, इसमें भी अच्छी खासी बाइंग थी। तो टेम्परेरी बाइंग है, ऐसा फंडामेंटली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। इसके अलावा फ्राइडे को ही मैंने देवयानी इंटरनेशनल बाय किया था। बहुत ही अच्छे सपोर्ट पर है, कंसोलिडेट कर रहा है। रिस्क क्या है यहाँ पर? रिस्क अगेन एक डाउन फ्लैग बना हुआ है। अगर इसको ब्रेकआउट किया इसने, तो इतना ही टारगेट इसके नीचे आ जाएगा। अगर हम इसको एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे और इसको क्लोन कर लें बेसिकली, तो आराम से 135 के आसपास आने का चांस है अगर हम इसको ठीक से प्लेस करें तो। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि एक रिस्क है इसमें, डेफ़िनेटली एक रिस्क है, बट हमको अगर ये सपोर्ट से बाय करेगा, सपोर्ट से इसमें बाइंग आई, अभी फ़िलहाल कोई वॉल्यूम नहीं दिख रही है, तो अगर वॉ बाइंग आई तो उतना भी अच्छा आएगा। अगर आप इस चार्ट को वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर लोगे, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि काइंड ऑफ पैरेलल चैनल में है एक। यहाँ ज़रूर ब्रेकडाउन दिया था इसने, लेकिन फिर वापस से रीगेन किया। एक हल्का-सा सपोर्ट लिए, ये विक देख रहे हो आप, सपोर्ट लेके इसने ऊपर गया और वापस अब इसी लाइन पे सपोर्ट कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव मोमेंट आया, जुबिलेंट फूड में पॉजिटिव मोमेंट था लास्ट वीक, अगर इसमें भी पॉजिटिव मोमेंट आया, तो आराम से अपने अगले टारगेट 240 के आसपास धीरे-धीरे करके जाएगा। याद रखिएगा ये वीकली चार्ट है देवयानी का और वीकली चार्ट बहुत ही धीरे-धीरे मूव करता है। इसके अलावा एचएएल, एचएएल ध्यान में क्यों है हमारे? एक तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है चैनल का, अगर आप यहाँ हॉरिज़ॉन्टल लाइन पिक कर लें, हम एक यहाँ सिलेक्ट कर लें, एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन एक और पिक कर लें यहाँ पे, तो क्लियरली एक एक चैनल का ब्रेक दिया है इसने। अगर आप ध्यान दो तो इसने इसको ब्रेक किया, सपोर्ट भी लिया और फिर ऊपर है, जो पहले रेजिस्टेंस होता है उसको उसने सपोर्ट की तरह शो कर दिया और अब इसमें अपवर्ड जर्नी है। अपवर्ड जर्नी इसमें डेफ़िनिटली है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी न्यूज़ है। गवर्नमेंट हो सकता है अभी कैबिनेट सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो 30 नवंबर को आई आई थिंक शेड्यूल है। वहाँ गवर्नमेंट और 43 आई थिंक 40 कुछ लोग कह रहे हैं 43 कुछ कह रहे हैं 70 एचएएल तेजस नए ऑर्डर मिलने वाले हैं। इसके अलावा और भी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, तो डिफेंस सेक्टर वैसे भी फ़ोकस में रहेगा। ख़ास तौर से
जो एफओस से रिलेटेड हैं, क्योंकि एफओस के ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आने के हैं, क्योंकि जितने भी हमारे शिपयार्ड्स वगैरह हैं वो पहले से ही बहुत हेवीली बुक्ड हैं, उनकी ऑर्डर बुक बहुत ही है, उस हिसाब से मूव भी कर चुके हैं, चाहे मज़गाँव हो, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, काफ़ी तरह से मूव कर चुके हैं। तो एचएएल के पास अगर वो ऑर्डर मिलता है, कैबिनेट से अप्रूवल आता है, तो बहुत शार्प मूवमेंट होगा, बड़ा ऑर्डर है। डिफेंस से ही एक रिलेटेड कंपनी है डेटा पैटर्न्स में एक अच्छा मूवमेंट आया था, 6% साढ़े ऑलमोस्ट 7% का मूवमेंट आया था। क्यों आया था? क्योंकि एक तो सपोर्ट पर था और अच्छे से बाय किया है, जिस हमने चैनल ड्रॉ कर रखा है। इस चैनल पर इसने काफ़ी बार पहले भी सपोर्ट लिया, देखिए अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। लंबी वीक आई थी, लॉन्ग प्रेशर को सस्टेन किया, राइज़ किया, फिर वापस यहीं से मूव आया और अच्छा किया। डेटा पैटर्न्स मैंने फिर से एंट्री ली है, मैं पहले भी यहाँ कहीं जर्नी में शामिल था, मैंने कुछ परसेंट बुक किया था, लेकिन अपने 5 इन्वेस्टमेंट्स में से एक ही कर पाया था, अगला मूवमेंट नहीं मिल पाया क्योंकि मूवमेंट बहुत ही शार्प था। तो फिर से मैंने री-एंटर किया है एग्ज़िट करने के बाद और एक ही दिन में 6% का गेन मिल गया है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि धीरे-धीरे आएगा, लेकिन मूवमेंट आ गया। अब डेटा पैटर्न से करता है, ये भी रेडार, सीकर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रेडार वार्निंग रिसीवर, इस तरह के इक्विपमेंट्स बनाता है जो मोस्टली एयरफोर्स और डिफेंस में यूज़ होते हैं। अगर एचएएल के पास आया ऑर्डर, उसमें जो इक्विपमेंट यूज़ होंगे वो डेटा पैटर्न्स के होंगे, चाहे अस्त्र मिसाइल का सीकर हो, चाहे आरडब्ल्यूआर हो, रडार वार्निंग रिसीवर, इस तरह के सारे इक्विपमेंट डेटा पैटर्न्स बनाता है। तो अच्छा मूवमेंट होगा, तो 21-32 पे इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें पता है कि जब इसमें बाइंग आती है तो बहुत शार्प आती है। ऑर्डर बुक अभी भी डेटा पैटर्न्स की भरी हुई है। इनके पास अगले 2 साल के ऑर्डर पूरे भरे हुए हैं। इनके पास शायद शायद डिलीवर भी ना कर पाएँ जितनी ऑर्डर बुक इनके पास है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन ऑर्डर बुक पर है, अभी ऑर्डर बुक को रियलाइज़ होने में टाइम लगता है। इसके अलावा एक और हम स्टॉक देखेंगे, वो है 5 पैसा। सीडीएसएल कैम्स देख रहे हैं हम, सीडीएसएल देख रहे हैं, के फिनटेक देख रहे हैं, बीएससी देख रहे हैं। इसके अलावा 5 पैसा, एंजल वन भी है हमारे पास। अगर वो भी आप देख रहे हो तो बेसिकली सब बुल मार्केट के स्टॉक्स हैं। जब जितना बुल मार्केट रहेगा, जितनी मार्केट में लोग रहेंगे, उस हिसाब से ये मूव करेंगे। 5 पैसा भी एक चैनल का ब्रेकआउट दिया है इसने, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। तो आप बेयर मिनिमम जो टेक्निकल बेसिस पे टारगेट होगा वो होगा इसकी जो इस चैनल की जो विड्थ होती है यही इसका टारगेट होता है। तो आप देखिए 14% है, फिलहाल थोड़ा ऊपर भी पहुँच गया है। तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो सोच समझ के ट्रेड लेना, 14% देखें टेक्निकल बेसिस पे तो ऑलमोस्ट 554 का टारगेट इसमें बनेगा। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि इसमें बाइंग आएगी क्यों? मुझे लगता है दिसंबर में बाइंग आएगी, उसका इंटरेस्ट क्या है? अभी ऑप्शन चेन में हमें वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन 5 आईपीओ आए थे, एक बार उसको रिव्यू करते हैं। अभी रिसेंटली 5 आईपीओ आए थे, आईपीओ से याद आया, आईआरईडीए का आईपीओ मेरे को नहीं मिला, अनब्लॉक हो चुका है अमाउंट। किस्मत अपनी आईपीओ के मामले में ऐसी ही है, अगर आपको मिला है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो ढाई लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ का जो अमाउंट है, वो ब्लॉक हुआ है ऑटो पे मैंडेट से अ, इन 5 आईपीओ के लिए। आई थिंक 7,000 करोड़ का के शेयर्स थे, उसके लिए 2.5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स बिड्स प्लेस हुए हैं और इतना पैसा ब्लॉक हुआ है। जब ये पैसा अनब्लॉक होगा, तो कहाँ जाएगा? आप सोचिए कि ये पैसा जो है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ही है। भले ही बिडिंग के लिए दिया हो, बेसिकली ये पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये वैसा जिनको मिला गुड, जिनको नहीं मिला, वो फिर शेयर मार्केट में आएगा, वो इन्वेस्ट ही होगा। अगर आपको नहीं याद, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो रिकॉर्ड तोड़ दिया हमारे अ, मंथली एसआईपी ने म्यूचुअल फंड्स में, तो 16,900 समझ आप 17 समझ लीजिए राउंड ऑफ, 17,000 करोड़ की एसआईपी आती है म्यूचुअल फंड में, हर महीने। म्यूचुअल फंड ज़्यादा होते हैं, स्टॉक इन्वेस्टर्स फिर भी कम है, म्यूचुअल फंड जिसको स्टॉक मार्केट नहीं पता, वो भी म्यूचुअल फंड्स में पार्टिसिपेट ले लेता है। तो 17,000 करोड़ की आती है एसआईपी और 2.5 लाख करोड़ जो हैं, वो बुक हैं। जब ये पैसा आएगा, तो आप समझिए कितना जाएगा। कंपैरिज़न करते हैं एफआईआई डीआईएस डेटा को देके, आप देखोगे कि नवंबर के मंथ में, सिर्फ़ नवंबर के मंथ में एफआईआईज़ ने कितना परचेज़ किया है, 1,50,000 करोड़। कितना सेल किया है? 1,54,000 करोड़। तो एफआईआईज़ 1 महीने में जितना परचेज़ करते हैं या 1 महीने में जितना सेल करते हैं बेसिकली, उससे ज़्यादा अमाउंट हमने अपने आईपीओ में लॉक कर दिया है। अगर आप दोनों जोड़ दो, आप नवंबर का डेटा सेल परचेज़ का, तो ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का आएगा। इतना अमाउंट
हमने आईपीओ में लॉक कर दिया है। तो इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट सब बहुत बुलिश हैं, इसीलिए सीडीएसएल कैंप्स हम देख रहे हैं, पीएससी देख रहे हैं। इसीलिए मेरा गेस है कि निफ्टी भी ऊपर जाएगा और मार्केट में बाइंग आएगी, काफ़ी अच्छी बाइंग आएगी। दिसंबर में आएगी, सांता क्लॉज रैली के साथ आएगी। सांता क्लॉज आएँगे, दिवाली के बाद हम जो डिप लिया है हमने, हम फिर पिक करेंगे। तो याद रखिएगा निफ्टी 20, आईटी 20 ये हमारे वॉच लिस्ट में हमेशा होना चाहिए। अगर ये अमाउंट आया तो निश्चित ही हम अपने चैनल के इस पैरेलल चैनल के टॉप पर 20,500 पे बहुत ही जल्दी पहुँच जाएँगे। तो याद रखिएगा चाहे बिग प्लेयर्स हों, चाहे निफ्टी हो, चाहे निफ्टी 20, आईटी 20 या रिलायंस या बड़े स्टॉक्स जो हैं इसलिए हमने एसबीआई भी देखा था, वो भी इतना ऊपर जा सकता है। जब जैसा मोमेंट आएगा तब तो हम मार्केट रिव्यू करेंगे, ट्रैक करेंगे कौन-सा कितना मूव कर रहा है। बट आई थिंक दिसंबर में ही ये 20,500 के पास पहुँचने के पूरे चांसेस लग रहे हैं मेरे को, गिवन डेटा से। ये मेरा गेस वर्क है अगेन, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन ओपिनियन रखना शेयर मार्केट में ज़रूरी भी होता है। कैसे लगी एनालिसिस? कैसा लगा वीडियो? आने वाले वीक का एनालिसिस कैसा लगेगा? आपको क्या लगता है क्या दिसंबर के एंड में सेंटा क्लॉज रैली के आसपास दो 20,500 पहुँचेगा? अगर आपकी व्यू डिफर करती है प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए, मेरे एक छोटे चैनल हैं, हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।